इसराइल और लेबनान में मौजूद हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यह तनाव बड़ी जंग में तब्दील ना हो पाए। दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के एक बयान से माहौल और गर्म हो गया। एर्दोगान ने मिडिल ईस्ट के देशों से लेबनान की मदद करने की अपील की है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में जारी जंग का विस्तार करने का आरोप लगाया है। एर्दोगान ने इजरायल की मदद के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की और ये भी कहा कि गाजा में भूख से मर रहे बच्चों को बचाने में नाकाम रहने से इस्लामिक देशों की कमजोरी भी सामने आई है। एक दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि इसराइल और हिजबुल्लाह में बढ़ते तनाव से पूरे मध्य पूर्व में जंग का आगाज हो सकता है। और हिजबुल्लाह और इस्राएली सेना के बीच हाल के हफ्तों में संघर्ष तेज हुआ है। हिजबुल्लाह कहता है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इसराइल पर हमले कर रहा है। वहीं इस्राएली सेना का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन इजरायली सीमा पर गई और देखा वहां हालात कैसे हैं। जंग इलाकों को खाली करवा देती है, पर यहाँ इसराइल की उत्तरी सीमा पर कई कहते हैं कि जंग की ही वजह से लोगों को वापस लाया जा सकता है। डेविड ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया, और वो भी तब जब पिछले कुछ हफ्तों में कई रॉकेट्स उनके घर के सामने आकर गिरे। बमों के टुकड़ों ने उनकी दीवार को तोड़ दिया और उनकी जान जाते जाते बची। इसके बाद उनका घर न छोड़ने का इरादा और पक्का हो गया। हर दिन हर रात धमाके होते हैं, बड़ी परेशानी है। मेरा जन्म यहीं हुआ। मैं तो कहूँगा कि हिजबुल्लाह को खत्म कर दो। अगर आप एक भी रात यहाँ बिताएंगे तो आपका सर घूम जाएगा। बम और रॉकेट्स यहाँ एक बड़ी समस्या है। Bombs, rockets. Why? हर हफ्ते किरियत शिमोना में रॉकेट गिरता है। पिछले हफ्ते तो ये इसराइली हवाई सुरक्षा को भेद कर मेयर के ऑफिस के सामने सड़क पर गिरा। अमेरिका इस मसले का कूटनीतिक हल निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, पर मेयर के मुताबिक जंग ही इसका इकलौता हल है। यहाँ बस मरने के लिए बैठे रहना और उस दिन का इंतजार करना जिस दिन वो हम पर हमला करेंगे, जैसा कि 7 अक्टूबर को हुआ, ये कतई गवारा नहीं है। सब जानते हैं कि बस 2 ही विकल्प हैं, जंग अभी या फिर बाद में। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां हर दिन उसके नागरिकों पर हमला हो और वो देश कुछ न करे। इसराइल भी जवाबी हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी पर चर्चा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी ऐलान किया है कि इसराइल के किसी भी इलाके को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों का कठोर बयान देना शक्ति संतुलन बनाने की एक रणनीति है, पर इससे जंग की राह भी खुल जाती है। टॉम उस वक्त सीमा के पास किबुत्ज माल्किया में अपने घर के बाहर थे जब हिजबुल्लाह के रॉकेट ने उनके घर को निशाना बनाया। देखिए एक रॉकेट आपके घर की क्या हालत कर सकता है। सब तबाह हो गया, है ना? It's crazy, no? वो कहते हैं कि इसराइल का नेतृत्व विफल हो गया। They lost it. वो हार गए हैं। They need to quit all of them. सबको अपना पद छोड़ देना चाहिए। The biggest failure of our army and our हमारी सेना और देश की सबसे बड़ी असफलता 7 अक्टूबर को दिखी थी। इसके साथ ही इसराइल पर गजा में संघर्ष विराम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे उत्तर में बढ़ रहा तनाव भी कम हो जाएगा। पर इस्राएली पीएम नेतन्याहू दोनों ही तरफ तनाव को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी सरकार के धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों को दिए उस वादे से बंधे हुए हैं जिसमें गजा जंग खत्म होने से पहले हमास के सफाई की बात है। नेतन्याहू वक्त को अपने हिसाब से इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर यह संघर्ष जितना लंबा चलेगा उनके लिए राह और कठिन होती जाएगी। और इसराइल जो एक जंग लड़ रहा है उसका अंत होता दिख नहीं रहा और जंग के दूसरे मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसराइल के लोग इसे लेकर और नेतन्याहू के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से, जो इसराइल में रहते हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि नेतन्याहू ने जिस तरह से 12 साल ये सरकार चलाई और जिस तरह से हमास के साथ वो एक तरह से सहयोग करते हुए नजर आए, क्योंकि हमास इस दौरान काफी मजबूत हुआ और वो इसराइल की सहमति के साथ उसको कतर जो है $30 मिलियन हर महीने देता रहा और इसराइल के कंसेंट से हुआ और इसी पैसों का इस्तेमाल उसने इन हथियारों को इकट्ठा करने में किया, सुरंगों का नेटवर्क बनाने में किया। तो ऐसे में नेतन्याहू की जो पॉलिसी है उसको लेकर के काफी आलोचना हो रही है। अस्तित्व की लड़ाई समझ करके बहुत सारे इजरायली जो हैं
वो बाहर से इसराइल आए और इस युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे विरोध बढ़ रहा है युद्ध के खिलाफ इसराइल में, और बहुत सारे फौजी जो वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं उनके माता पिता जो हैं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह इसराइल लेबनान की सीमा के पास भी संघर्ष बढ़ा है, ऐसे में अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा? हमने ये भी पूछा हरिंद्र मिश्रा से। देखिए, इस्राएली सुरक्षा बल की तरफ से ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो असले अभी हिजबुल्लाह के पास हैं वो तकरीबन 1.5 लाख का स्टॉक पाइल बताया जा रहा है, जो कि न सिर्फ संख्या में बहुत ज्यादा है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे जो असले हैं या जो रॉकेट्स हैं उनके वो इसराइल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इसराइल का कोई भी हिस्सा जो है वो सुरक्षित नहीं है। जहां तक हमास का सवाल है तो हमास के रॉकेट्स प्रिसाइज नहीं है, बल्कि हमास के रॉकेट जो है उनका दायरा भी काफी हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के दायरा से कम है। संख्या की दृष्टि से देखें या फिर उनके प्रिसीजन की दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से जो है हिजबुल्लाह के साथ जो युद्ध है वो काफी खतरनाक होगा अगर उत्तर का जो फ्रंट है अगर वो खुलता है। इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह की अपनी भी अंदरूनी कई सारी जो है परेशानियां हैं। लेबनान की आबादी जो है वो 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई है और कहा जा रहा है कि अगर इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है और उस तरह की तेज कार्रवाई होती है जैसा कि गजा में इसराइल ने कार्रवाई की है, तो न सिर्फ हिजबुल्लाह को इसराइल का सामना करना पड़ेगा बल्कि साथ ही साथ उसे अपने अंदरूनी भी जो है बगावत का सामना करना पड़ सकता है। तो विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही पक्ष इस युद्ध को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है तो काफी हद तक जो निर्णय है वो ईरान के हाथ में है। अगर ईरान के तरफ से उन्हें इशारा जो है मिलता है कि वो युद्ध को आगे बढ़ाएं तो जाहिर है कि युद्ध बढ़ेगा।